मैं एक बार कर देता हूँ। पार्ट एच में बेसिकली हमें चार कंडक्टर्स दिए गए हैं, ए बी सी और डी। रेडियस उनका आर, 2r, 3r और 4r है। और इन पे चार्जेस दिए हैं, ए पे चार्ज है +q, बी पे है -3q, सी पे चार्ज नहीं है और डी पे चार्ज है +6q। इस बार हमने दो कंडक्टर्स की अर्थिंग की है, एक तो हमने बी को अर्थ किया है और एक हमने डी को अर्थ किया है। ठीक है। तो हमें पता है कि जिस भी कंडक्टर को आप अर्थ कर देते हो उस पर चार्ज जीरो ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा केस के ऊपर। पर एक चीज हम श्योरिटी से बता सकते हैं कि उसका पोटेंशियल वो इक्वल हो जाता है किसके, जीरो के। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, जो दो कंडक्टर्स अर्थ किए गए हैं, जो कि कौन कौन से हैं, एक हमारे पास बी है और एक डी है। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि पोटेंशियल ऑफ बी ये होना चाहिए जीरो, और पोटेंशियल ऑफ डी ये भी होना चाहिए जीरो, क्योंकि इन दोनों को क्या किया गया है, अर्थ किया गया है। तो अब आपको ये मानना पड़ेगा कि मान लो कि अर्थ से कोई चार्ज Q1 फ्लो होता हुआ आ गया होगा बी के ऊपर, और मैं मान लेता हूं कि अर्थ से कोई चार्ज Q2 फ्लो होता हुआ आ गया होगा डी के ऊपर। तो क्योंकि डी के ऊपर एक Q2 चार्ज फ्लो के आया है, डी के पास पहले से 6q चार्ज था, तो डी पे फाइनली चार्ज हो जाएगा 6q प्लस Q2। सिमिलरली बी पे अगर देखा जाए तो बी पे चार्ज पहले से -3q था और एक Q1 फ्लो होके आ गया है, तो इस पे हो गया -3q प्लस Q1। सबसे पहले मैं बी का पोटेंशियल लिखता हूँ। अगर मैं बी का पोटेंशियल लिखूंगा तो देखो, बी के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो ए की वजह से भी आएगा, बी के खुद के चार्ज की वजह से भी आएगा, सी की वजह से भी आएगा और डी की वजह से भी आएगा। सबसे पहले ए की वजह से हम लिखें, तो ए के लिए स्फीयर बी बाहर वाला पॉइंट है, यानी कि फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा के क्यू बाय एक्स। तो ए की वजह से पोटेंशियल हम लिख सकते हैं के क्यू बाय एक्स, सेंटर से बी की जो दूरी है वो है 2r, प्लस इसके खुद के चार्ज की वजह से सरफेस पे फॉर्मूला हो जाता है के क्यू बाय आर। तो के बी के ऊपर चार्ज है -3q प्लस Q1 बाय इसकी रेडियस है 2r, प्लस अब मैं सी की वजह से बी पे लिखना चाहता हूँ। तो स्फीयर सी के लिए स्फीयर बी जो है वो उसके अंदर लाई कर रहा है, तो अंदर वाला पॉइंट है। तो कोई भी स्फीयर अपने अंदर उतना ही पोटेंशियल डेवलप करता है जितना कि वो खुद के चार्ज की वजह से अपने सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस करता। तो वो हो जाएगा के सी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना दिया हुआ है, हमें जीरो चार्ज दिया हुआ है, बाय उसका रेडियस कितना है, यहाँ पे हम कह सकते हैं उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 3r। ठीक है ना। और फाइनली अगर डी की बात की जाए तो डी के लिए भी पॉइंट बी जो है वो अंदर वाला पॉइंट है, तो वही चार्ज अपने चार्ज की वजह से वही पोटेंशियल जनरेट करेगा बी के ऊपर जो वो खुद की सरफेस पर करेगा। तो डी की वजह से हो जाएगा के 6q प्लस Q2 बाय रेडियस हम देख सकते हैं कितना है 4r, और इसे हमें इक्वल कर देना होगा किसके, जीरो के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट मैंने कैसे लिखा है? इस क्वेश्चन में हम जो स्फीयर हमें सी दिया हुआ है उसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उस पर कभी भी चार्ज आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप करो दूसरी, अगर मैं डी का पोटेंशियल को जीरो करने की कोशिश करूँ, डी का पोटेंशियल, तो डी पे पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से कितना आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ के 6q प्लस Q2 बाय 4r, क्योंकि इसका रेडियस 4r है। ठीक है ना। और सभी के लिए, अगर ए के लिए देखा जाए, बी के लिए देखा जाए और सी के लिए देखा जाए, तो डी जो है सबके लिए बाहर वाला पॉइंट है। तो के क्यू बाय एक्स फॉर्मूला यूज होगा और एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4r। तो ए की वजह से अगर मैं लिखूंगा तो हो गया के क्यू बाय 4r, बी की वजह से के -3q प्लस Q1 बाय 4r, और सी की वजह से के, उस पर तो चार्ज है ही नहीं, जीरो बाय 4r, ये इक्वल होना चाहिए किसके, जीरो। यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। एक इक्वेशन हो जाएगी 6q प्लस Q2 प्लस Q -3q प्लस Q1, ये होना चाहिए जीरो। और दूसरी इक्वेशन जो हमें मिल रही है वो कितनी हो जाएगी, 6q प्लस -18q प्लस 6Q1 प्लस, यहाँ तो हमें जीरो मिल जाएगा, प्लस 18q प्लस 3Q2 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, Q1 और Q2 की। एक बार अगर आपको Q1 और Q2 मिल गया तो हमें फाइनल चार्ज भी मिल गया। क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, या अर्थिंग में किसी को कोई डाउट है तो इससे मैं पूछ सकता है, कल जो हमने पढ़ा है। तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है।
सिंपल सी चीज है, जिस भी कंडक्टर को आप अर्थ करो उसका पोटेंशियल आपको क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है ना। अगर उसके आसपास और भी चार्जेस हैं या और भी स्फीयर्स हैं तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो खुद के चार्ज की वजह से तो जनरेट होता ही होता है, लेकिन आसपास अगर और कोई चार्ज अवेलेबल हो तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल जनरेट होता है। अगर सबको अर्थिंग समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। अब कुछ डायपोल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी हम डायपोल की भी कैलकुलेट करते हैं। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ठीक है, तो डायपोल के ऊपर हमने एक चीज देख ली थी कि डायपोल के ऊपर एक तो लगता है टॉर्क, देख चुके हैं ना पहले। डायपोल के ऊपर टॉर्क कितना होता है उसका फॉर्मूला हमने देख लिया था कि अगर एक डायपोल को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपने इस तरह से किसी डायपोल पी को उसके ऊपर रख दिया है थीटा एंगल बनाते हुए, तो इस डायपोल पर जो टॉर्क लग रहा होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, टॉर्क को हम बोलते हैं, ये हो जाता है पी क्रॉस ई, ठीक है ना। ये आया था क्या, टॉर्क ऑन अ डायपोल। अब हमें देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल का मतलब क्या है। बेसिकली अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ठीक है ना, अयान तुम पूछ रहे हो पी क्या है, तो बेटा डायपोल मोमेंट पी से रिप्रेजेंट होता था, हो चुकी है चीज। यहाँ अगर हम बात करें कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रख दिया है, मान लो इस तरह से, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि डायपोल किस तरह से अलाइन रहना चाहता होगा। डायपोल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लग रहा होता है, राइट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यानी कि डायपोल कुछ इस तरह से अलाइन रहना चाहेगा, ठीक है ना। इस समय अगर आप देखो तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। और अगर आप नेट टॉर्क भी देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है टॉर्क का, वो हो जाता है मॉड पी मॉड ई और इंटू साइन थीटा, जहां थीटा हो जाता है एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो क्योंकि दोनों सेम ही लाइन के अलॉन्ग है तो टॉर्क भी कितना लग रहा है, जीरो। यानी इस पोजीशन में क्योंकि नेट फोर्स क्या है, जीरो, और नेट टॉर्क भी क्या है, जीरो, तो आपका डायपोल किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर मैं इस डायपोल को हल्का सा घुमा दूं अपनी ओरिएंटेशन से, ये इस तरह से रखा हुआ है, अगर इस डायपोल को इस तरह से थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो आपको पता है कि इसके ऊपर पूरे टाइम क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा। तो इसी डायपोल का एंगल किसी थीटा से घुमाने में स्लोली, स्लोली यानी कि जितना एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, उतना ही टॉर्क आपको भी एक्सटर्नली लगाना पड़ रहा होगा, ताकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना आए, दोनों का वर्क डन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इस डायपोल को किसी एंगल थीटा से घुमाने में, वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा जब कोई डायपोल कुछ एंगल बना के बैठा होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये चीज समझ आ रही है। बेसिकली अगर आप इस सिचुएशन में डायपोल को रख देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस पर नेट फोर्स क्या आता है, जीरो आता है। नेट टॉर्क भी क्या आता है, जीरो आता है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब अगर इस डायपोल को थीटा एंगल से रोटेट किया जाए, तो क्योंकि इसके ऊपर किसी डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होगा, तो आपको अगर इसे थीटा एंगल से घुमाना है तो उतना ही टॉर्क आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा होगा, तो हमें कुछ वर्क भी करना पड़ रहा होगा। तो वही वर्क किसके अंदर स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हम वर्क डन पढ़ते थे, वर्क डन क्या आ जाता था, अगर आप ट्रांसलेशन की बात करो तो वर्क डन आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमने पढ़ा है कि वर्क डन जो आता है वो आता है एफ डॉट एस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रोटेट कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को टॉर्क की वजह से, तो जो वर्क डन आता है उसे हम कहते हैं वर्क डन इज टाउ इंटू डी थीटा, जहां ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, डी थीटा क्या हो गया आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डी थीटा रिप्रेजेंट कर देता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल आपने घुमाया, ठीक है ना। और टाउ तो आपको पता ही है क्या है, वर्क डन।
मैं एक सेकंड जरा पेन लेके आता हूँ, किसी को डाउट है तो पूछ लो तब तक कोई। ठीक है, तो हमें मिल गया कि वर्क डन क्या होगा, टाउ डॉट डी थीटा, जहां डी थीटा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, और टाउ है आपका टॉर्क जो कि एक्ट कर रहा है। तो इसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो छोटा सा वर्क डन होगा हमें पता है कि वही किस में स्टोर हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। तो आप लिख सकते हो डी डब्ल्यू, ये इक्वल हो जाएगा किसके, टाउ इंटू डी थीटा, ये स्मॉल वर्क डन। इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ टॉर्क की। टॉर्क की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी पी ई इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया आपका छोटा सा वर्क डन। तो मैं कह सकता हूं छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा। अब इसी पे हमें क्या लगानी है, लिमिट्स, ठीक है। तो थीटा हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपको एक समय पे क्या माननी पड़ेगी, जीरो माननी पड़ेगी, ठीक है ना। अब कहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना चाहिए ये सोच के देखो। तो मैं मानूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी जीरो जब वो एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ π/2। ऐसा मैंने क्यों किया, इसका रीजन देखो, ध्यान से सुनना। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से है, इस तरह से फ्लो कर रही है, तो डायपोल इसके साथ 90 डिग्री बना रहा हो, उसका मतलब क्या होगा कि डायपोल को जिस तरह से रखा होगा, ठीक है ना, तो यहां होगा आपका प्लस चार्ज और यहां होगा माइनस चार्ज। क्योंकि ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसी है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्योंकि ये जो मैंने लाइन बनाई है जिसके ऊपर हमने डायपोल को रखा है, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यानी कि जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा, अगर मैं इसे ए बोल देता हूं, तो वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी होगा। आप ये कह सकते हो कि ए का पोटेंशियल इक्वल होगा बी के पोटेंशियल के। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। समझ आ रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे दोनों चार्जेस के लिए, तो अगर मैं लिखूं टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसे अगर मैं v बोल देता हूं तो वो हो जाएगी q इंटू वी। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस q इंटू वी। तो ये कितनी आ जाती है, जीरो। इसीलिए हमने माना है कि जब डायपोल π/2 एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, तो फिर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उस समय पे क्या होगी, जीरो होगी। और फिर मैं लिमिट लगा देता हूं कि किसी एंगल थीटा पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी u, ठीक है ना। इसी को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको यहां से मिलेगा u माइनस थीटा इज पीई माइनस कॉस थीटा, और इसमें हम लिमिट लगा देंगे π/2 से थीटा। अगर इसे ही सॉल्व किया जाए तो आप पीडीएफ में भी देख सकते हो, वैल्यू जो हमें मिलती है u की, वो क्या मिल जाएगी, u की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस पीई कॉस थीटा। और हमें पता है दो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ कॉस थीटा कब आता है, जब आप उनका डॉट प्रोडक्ट करो। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो किसी भी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो होती है माइनस पी डॉट ई। अभिनव तुम्हारा डाउट है वर्क किससे होता है, सिस्टम या एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क दोनों ही कर रहे हैं बेसिकली। टोटल वर्क डन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसलिए कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक है। जो स्टोर कौन सी वाली हो रही है, तो हम कह देते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया होगा उसका नेगेटिव ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये नेगेटिव है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन। देखो यहां तक किसी को डाउट है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर डायपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है तो फॉर्मूला हो जाता है माइनस पी डॉट ई, ठीक है। और थीटा बराबर π/2 पे पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या माना है, जीरो। इसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं डायपोल के इक्विलिब्रियम। आपको पता है इक्विलिब्रियम किसे बोला जाता है, इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं,
ठीक है ना। एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कब होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? जब नेट फोर्स जीरो। और कब होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम? जब नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, कोई पूछ रहा है इक्विपोटेंशियल वाला पार्ट वापस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होती है वो इक्विपोटेंशियल होती है, ये हम देख चुके हैं। यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल है। तो अगर प्लस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो वो हो गई क्यू इंटू बी, माइनस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो हो गई माइनस क्यू इंटू बी, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो गई? जीरो। ठीक है ना। खैर, हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होती है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि नेट फोर्स सिस्टम पे क्या होना चाहिए? जीरो। साथ ही साथ नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? जीरो। अगर ये दोनों चीजें फॉलो होती है तो ही हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम इसी डायपोल की बात करें, मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है ना, और इस तरह से कोई डायपोल रखा हुआ है पी और ये एंगल है थीटा। तो एक चीज हम अभी निकाल चुके हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इस डायपोल के सिस्टम की वो आती है माइनस पी डॉट ई, या उसे मैं कह सकता हूं माइनस पी ई कॉस थीटा। तो अगर आप ऐसा देखो, इफ डायपोल मोमेंट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दें, यानी कि थीटा की वैल्यू आप क्या कर दो? जीरो कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो आएगी माइनस पी, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की क्या है? मिनिमम वैल्यू है। और जब थीटा जीरो होगा तब आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू क्या है? एफ नेट तो हमेशा ही जीरो होगा। एक चीज तो हमें पता ही है कि डायपोल को आपने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स तो उसके ऊपर जीरो होने ही वाला है। और नेट टॉर्क के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा, टॉर्क हो जाएगा आपका पी ई इंटू साइन थीटा। तो क्योंकि यहाँ पे थीटा मैंने क्या लिया है? जीरो, तो टॉर्क तो जीरो है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन तो थी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ गई है? मिनिमम आ गई। ठीक है ना। अब अगर इसी में आप देखो कि इफ डायपोल इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यही एंगल में कर दूं पाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट कर दें, तो उस समय पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, क्योंकि आप पुट करोगे P इंटू ई, माइनस साइन तो है, कॉस ऑफ पाई, कॉस पाई माइनस 1 होगा, माइनस माइनस गायब हो जाएगा और आपको यू मैक्स की वैल्यू मिलेगी P इंटू ई। यानी कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी, जब उन दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है? ऑपोजिट रहती है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन एक इस तरह से थी जब थीटा जीरो था, और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है जबकि थीटा क्या है? 180 डिग्री है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी वाली सिचुएशन स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम क्या आंसर देंगे? थीटा जीरो या फिर थीटा 180? बताओ। जीरो। सीधी सी बात है, आपको पता है कि हम पहले ही ये चीज पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जब ग्राफ बनाया जाता था तो इस तरह का कुछ कर्व आपको याद हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी का हम ग्राफ बनाते थे विद एक्स, तो जहां जहां पर इस कर्व का स्लोप जीरो होता था वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती थी, और जहां पर भी इसकी वैल्यू नेबरिंग से क्या होती थी? कम होती थी, उसी को हम बोलते थे मिनिमा, और मिनिमा क्या होता था? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो कौन सी वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी? जब थीटा क्या होता है? जीरो होता है। तो इक्विलिब्रियम को हमने इसी तरह से डिफाइन किया कि फॉर डायपोल, डायपोल के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब थीटा इज जीरो। किसके बीच का थीटा है ये? यह डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। और सिमिलरली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब थीटा क्या हो? 180 डिग्री। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब आ सकता है? जब आप बस डायपोल को शिफ्ट करते जाओ। ठीक है ना। रोटेट करने पर कभी भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा। समझ आ रही बात? Why it is more stable, अगर मैं ये वापस से आपको बताऊं, कोई पूछ रहे हैं अनन्या, तो ये पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बेटा, आपको याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि एक आदमी पहाड़ पे खड़ा हुआ है, आप उसे धक्का दे देते हो, वो नीचे गिर जाएगा तो इक्विलिब्रियम से दूर जाता जाता चला जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है।
अगर कोई ऐसे वैली जैसी जगह में खड़ा हुआ है, आप उसे इधर पुश करते हो, लुढ़क के वापस से नीचे आ जाएगा। तो इसका तो काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम क्लास में कर चुके हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा राइट में जाके देखोगे, वहां पे स्लोप देखोगे, समझ आ रहा है। तो आप तो बस ये याद रखो, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी सिस्टम कब स्टेबल होता है, जब वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, या अपनी एनर्जी को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, ठीक है ना। तो क्योंकि आप ऐसा सोच भी सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो यही स्टेबल होना चाहिए। दूसरा सोचने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और डायपोल ऐसे रखा हुआ था, अब आप जरा सा भी इसको डिस्प्लेस करो ऐसे, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आप सोच के देखो, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ, और नेगेटिव पे कहां लगेगा, इस तरफ। तो आपने इसे रोटेट किस तरफ किया है, इस तरफ रोटेट करना चाहा था, लेकिन आप टॉर्क देखो किस तरफ आया है, आर क्रॉस एफ, अंदर की तरफ टॉर्क आया दोनों फोर्सेस का, अंदर की तरफ, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कैसे घूमना चाहेगी, क्लॉकवाइज। तो ये वापस से कैसे घूमना चाहता है, ऐसे। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर में था, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे हमने देखा कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हो जाता है माइनस पी डॉट ई, और वहां पर हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे बता सकते हैं, आप सिंपली बता सकते हो उनके एंगल को देखकर, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो डायपोल हमेशा क्या ट्राई कर रहा होगा, डायपोल हमेशा खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। अब मैं ये चीज भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मैंने एक चीज लिख दी है कि एफ नेट क्या है, जीरो हमेशा। वो बात तो सही भी है, अगर आप एक डायपोल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो एफ नेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है हमें कि कोई बोल देगा कि एक डायपोल रखा हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, और बोल देंगे कि डिस्टेंस काफी ज्यादा है कंपेयर टू उनके बीच के सेपरेशन के, तो डायपोल के ऊपर नेट फोर्स बताओ। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई के क्यू बाय आर स्क्वायर और नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ लेता है तो आप इस पे अलग फोर्स निकालते हो, इस पे अलग फोर्स निकालते हो, आर माइनस ए और आर प्लस ए लेके, ठीक है ना, और उसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कब हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि डायपोल को जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है वो यूनिफॉर्म है हर जगह पर, तो फिर हम कहते हैं कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। सबको समझ आया। पहली चीज तो क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन है कौन कौन सी, जब P और E के बीच का एंगल जीरो हो और 180 हो, जीरो वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है, 180 वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बस ये यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन है, डायपोल इज अलाइंड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नाउ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय एंगल थीटा, जो कि स्मॉल एंगल है, एंड रिलीज्ड। इफ मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डायपोल इज m, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SH। तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने रखा हुआ था, हमें पता है कि वो खुद को अलाइन करके रखना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इस तरह की कुछ सिचुएशन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से और डायपोल ने खुद को इसी तरफ अलाइन करके रखा है, आपने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया है, यहाँ से थीटा एंगल से हल्का सा घुमा दिया है, तो फिर से इधर ही आ जाएगा और इस तरह से ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो उसका हमें टाइम पीरियड बताना है। ट्राई करो सभी लोग। तो पी के टर्म्स में बताना है हमें। क्या करेंगे यहाँ पे, SHM करेगा, टाइम पीरियड बताना है, थीटा पे डिस्प्लेस करो, नेट टॉर्क लिखो, उसे सी थीटा के इक्वल करो, वहां से सी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर टाइम पीरियड क्या होता था, 2π√I/c, ठीक है ना। तो रुद्रायन का आंसर आ गया है 2π√2ma² बाय
पीई 2 पाई रूट ओवर रूम एम स्क्वायर बाय पी। परमानेंट का भी सेम आंसर आया है। और लोग जाग जाओ, थोड़ा सा ट्राई कर लो, सिंपल क्वेश्चन है। सभी का काफी सेम आंसर आ रहा है। रुद्रायन का दूसरा आंसर कैसा है? चलो मैं देख लेते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि डायपोल को मैंने छोटे से एंगल थीटा से डिस्प्लेस कर दिया। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। एक फोर्स तो यहाँ पे लगेगा जो कि क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, और एक फोर्स यहाँ पे लगेगा जो कि हो जाएगा Q इंटू ई। क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज पे तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगता है। अब मुझे इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिखना है। तो टॉर्क लिखने के लिए आप लाइन ऑफ फोर्स देखते हो और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो। ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, ए। ये डिस्टेंस है ए। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हो, ये डिस्टेंस हो जाएगी ए साइन थीटा। सिमिलरली इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई और ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फिर से है ए और ये एंगल है थीटा। तो ये फिर से कितना हो गया, ए साइन थीटा। तो अगर मैं टॉर्क लिखूं ओ पॉइंट के अबाउट, तो इस फोर्स का टॉर्क आ जाएगा Q इंटू ई, हो गया फोर्स, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है ए साइन थीटा। डायरेक्शन अगर मैं निकालूं तो R क्रॉस F अंदर की तरफ, ये आ गया टॉर्क। प्लस इसके लिए अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा Q इंटू ई इंटू ए साइन थीटा, और इसके लिए भी टॉर्क निकाले तो R क्रॉस F, वो भी आया अंदर की तरफ। इसे इक्वल कर देंगे सी थीटा के। क्योंकि थीटा स्मॉल है तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल होगा थीटा के। यहां से कट जाएगा और सी की वैल्यू आपको मिलेगी 2Q E A, ठीक है ना। 2Q E A, 2Q और A को आप लिख सकते हो P, तो ये हो गया E इंटू P। अब टाइम पीरियड सिंपल हो चुका है, 2 पाई अंडर रूट I बाई सी। तो M मास A दूरी पे है तो MA स्क्वायर, तो 2 है तो 2MA स्क्वायर बाई सी की वैल्यू। काफी लोगों का आ गया था, ठीक है ना। हाँ, क्यू के टर्म्स में ठीक है, दूसरा आंसर आया, ठीक है। तो अगर पी के टर्म्स में आंसर चाहिए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यू के टर्म्स में चाहिए होता है तो पी को आप लिख दो बस 2 इंटू ए इंटू क्यू। सौरभ तो पूछ रहे हैं यहाँ पे सी क्या है। बेटा आपने एसएचएम पढ़ा है क्या? अगर आपने एसएचएम पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जैसे लीनियर एसएचएम के लिए हम लिखते हैं एफ बराबर होता है, एफ प्रोपोर्शनल होता है एक्स माइनस एक्स के, यानी एफ इक्वल होना चाहिए माइनस के एक्स। पढ़ा होगा ये एसएचएम की कंडीशन। वैसे ही रोटेशन की कंडीशन होती है टॉर्क बराबर सी थीटा। तो सी यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट होता है, बेसिकली रिस्टोरिंग कांस्टेंट जिसे हम बोले रोटेशनल एसएचएम। जैसे आप फोर्स लिखते हो उसको के एक्स के इक्वल करते हो, वहां से के निकालते हो, वैसे यहाँ पे टॉर्क लिखते हैं और उसे सी थीटा के इक्वल करते हो, यहाँ पे सी निकालते हैं। The dipole is placed at angle 180 degree with the electric field at rest. It is slightly displaced from equilibrium. Find the angular speed of dipole when it makes an angle of 0 degree with electric field. तो आप देख सकते हो डायपोल जो हमने रखा है इस क्वेश्चन में जो डायपोल रखा हुआ है वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल को इस डायरेक्शन में रखा गया था। तो ये हमें पता है कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आप हल्का सा भी इसको ऐसे घुमाओगे तो फोर्स की वजह से पूरा घूम के ऐसे हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, यानी कि बोला गया हल्का सा ऐसे पुश किया, फिर ये घूम के जब यहाँ पे इस तरह पहुंचेगा तो इसका ओमेगा कितना होगा, ये भी इस तरह से घूमता रहेगा ना, फिर वही ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है। क्या बात है, आंसर आ भी गया है भाई। यहाँ पे 2a दिया हुआ है, सब कुछ सेम है।
क्यू कॉमा एम माइनस क्यू कॉमा एम। तो विदित और रुद्रायन का सेम आंसर आया है, √2 PE/ma²। रुद्रायन दो दो आंसर दिए जा रहे हैं, बेटा एक ही में काफी है तो पी में दे दो या क्यू में दे दो। हर्ष का भी आ गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे करना क्या है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना है बेसिकली इस स्टेट में, और वो घूम के फाइनली इस स्टेट में आ जाएगा, तब उसके पास कुछ ओमेगा होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली तो रेस्ट पे था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पी डॉट ई, तो P इंटू ई माइनस कॉस, इनिशियली एंगल 180 डिग्री है, फाइनली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितनी हो जाती है, प्लस P इंटू ई इंटू कॉस, सॉरी माइनस P इंटू ई इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि अब एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा 2PE, ये इक्वल हो जाना चाहिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई अगर बोला जाए तो ऐसा देख सकते हो आप, एम मास यहाँ पे, एम मास यहाँ पे, सेंटर के अबाउट आई कितना हो जाएगा, 2ma², हाफ 2ma² 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा में मिल गया कितना, √2PE/ma²। ठीक है, काफी लोगों का आ गया था। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है ना, इसमें क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हमें बताया गया है कि अ पेयर ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, बस पॉजिटिव चार्ज होता है और मास सेम रहता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन को हमने फेंका है मान लो प्लस इन्फिनिटी से, उस पर प्लस ई चार्ज है, मास m है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है मान लो माइनस इन्फिनिटी से, तो उस पर मैं बोल सकता हूँ माइनस ई चार्ज है और मास m है। दोनों को v0 स्पीड से फेंका गया है, इनफाइनाइट सेपरेशन से, और दोनों की लाइन ऑफ मोशन के बीच की दूरी जो है वो है d। ठीक है, तो जब वो सबसे क्लोजेस्ट आते हैं उस समय पे क्या करते हैं, फाइनली एक दूसरे के चारों तरफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उनका ओमेगा बताना है, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बताना है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हर्ष तुम्हारा डाउट है कि इन दोनों पार्टिकल्स को तो कोलाइड हो जाना चाहिए क्योंकि उनका चार्ज ऑपोजिट है, तो अट्रैक्टिवनेस की वजह से। तो अगर आप देखो तो एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा होता है ना, तो इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, पर ऐसा होता क्यों नहीं है, क्योंकि उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस कर रहा होता है। तो यहाँ भी वही चीज हो रही होगी, इन दोनों का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इनके अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है,
तो आपको बस क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है इस क्वेश्चन में। हम मान लेते हैं कि इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। इनिशियली तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी नहीं क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्योंकि दोनों पार्टिकल्स की सेम है तो उसे आप कह सकते हो 2 इंटू हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वली हो जानी चाहिए। फाइनली इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी जाए तो ऐसा सोच के देखो, जब ये क्लोजेस्ट आए हैं तब ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो अगर शुरुआत में इनके बीच में हमें मानना नहीं है, इन्हें वी नॉट स्पीड से ही फेंका गया है ऐसा अगर हम मान लेते हैं, और फाइनली अगर ये एक दूसरे के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेंटर मास के दोनों तरफ, मतलब तो हमेशा ये डायमेट्रिकल पॉइंट्स पर ही रहने वाले हैं। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन रखा गया है, यहाँ मैं बोल देता हूँ पॉजिट्रॉन है, इसकी स्पीड मान लो कि v1 है तो इसकी भी स्पीड क्या रही होगी, v1 ही रही होगी, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, हर डायरेक्शन में कंजर्व। ये सोच के मैं बोल रहा हूँ कि एकदम ऑपोजिट वेलोसिटी रही होगी। ये सेपरेशन आपको मिल जाएगा, कितना आ गया, d/2। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं जो कि हो जाएगी k q1 q2 बाय इनके बीच का सेपरेशन जो कि है d² प्लस इनकी हमसे क्या पूछी गई है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो सीधे ही मैं निकाल लेता हूँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ताकि मुझे ओमेगा मिल सके। यहां से हमें मिलेगा m v नॉट स्क्वायर इक्वल होना चाहिए माइनस के ई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस हाफ आई की अगर वैल्यू बोली जाए तो वो वही हो जाएगी 2m d/2 का स्क्वायर, क्योंकि एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी m d/2 का स्क्वायर, तो दो की हो गई 2 इंटू m d/2 का स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं ओमेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी m v नॉट स्क्वायर प्लस के ई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर अपॉन m d स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट। ठीक है ना, ये हमें मिल गया है क्या, ओमेगा। एक बार आपको ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड आप सिंपली बता सकते हो क्या हो जाएगा, 2π/ओमेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? अच्छा सॉरी, ये डी स्क्वायर नहीं डी रहेगा। और कुछ डाउट किसी को? कोई पूछ रहा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर से बता दें बेटा, दो पार्टिकल हैं उनके बीच का सेपरेशन डी है अगर, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, के q1 q2 बाय आर। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं। मेनली यहाँ पे हमें डाइपोल वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना था। बेटा पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल की है तो यही फॉर्मूला तो यूज होगा, के q1 q2 बाय आर, और कौन सा यूज होगा? ठीक है ना, ठीक। तो ये हो गया डायपोल के लिए, ये एक बार वापस से रिपीट हो गया नोट्स में। ठीक है, अब ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम थीटा बराबर 30 डिग्री टू थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है ना, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। करना कुछ नहीं है आपको, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायपोल को 30 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले इस तरह से वो 30 डिग्री बना रहा था डायपोल, और अब वो इस तरह से 60 डिग्री अगर बना रहा है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। ठीक है, पी मान लेते हैं डायपोल हमें दिया हुआ है, सिंपली क्या लिख सकते हो आप, वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी वर्क डन सिंपली क्या आ जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल के में फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास माइनस पीई कॉस 30 डिग्री माइनस माइनस पीई कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना, तो एकदम ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ खास बात नहीं है।
आगे देखो, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है ये बेसिकली जो हमने इंटीग्रेशन में रिलेशन निकाली थी, ये डिफरेंशिएशन में रिलेशन होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम रिलेशन निकाल किसकी रहे हैं, तो आप बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच की रिलेशन है। इस पे भी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वी ए माइनस वी बी इक्वल किसके हो जाता है, ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, आर ए से लेके आर बी तक। ठीक है ना, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। ठीक है ना, नेगेटिव। ये फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हो। ठीक है ना, एक बार जरा ध्यान देना, जो वर्क पर एनर्जी चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है माइनस डी यू बाई डी एस के, सॉरी ये एक्स होगा या एस बोल देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था माइनस डी यू बाय डी एस। वहां पे यू क्या होता था, यू होती थी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी। यानी आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें किसका फंक्शन मिल जाता था, फोर्स का फंक्शन मिल जाता था। अब यहाँ पे आप ऐसा देखो कि बेसिकली फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं लिखूं तो वो होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं पोटेंशियल लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो वो क्या होती है, वो होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाय डीएस। डीएस वेक्टर आपको पता ही है क्या होता है, डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला हमें याद रखना है ई, वो हो जाता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और किसी जगह पे पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डीवी बाई डी वाई जे कैप प्लस डीवी बाई डी जेड के कैप। जहां इसका सिंपल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा, इसका मीनिंग होता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। मैं एक एग्जांपल करके बता देता हूं। मान लो कि कहीं पे दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई और आपको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो मैं लिख दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी नेगेटिव ऑफ partial derivative of x square y with respect to x I cap plus partial derivative of x square y with respect to y j cap। ठीक है ना, z के साथ तो ये जीरो आ ही जाएगा क्योंकि z का कोई टर्म है ही नहीं। अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को कांस्टेंट मानते हुए तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2xy I कैप, प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो x को कांस्टेंट मानते हुए तो x स्क्वायर j कैप। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, जरा सभी लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। यहाँ पे पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है ए बी और सी में, आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आई कैप जे कैप और के कैप में। जल्दी से ट्राई कर लो। इसमें पहला पार्ट है वी है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये है बी पार्ट, और सी पार्ट है एक्स वाई जेड प्लस एक्स क्यूब वाई। अभी तक तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्टली लिख सको। ठीक है ना,
मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबने पहला वाला तो कर लिया होगा। एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब को अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यानी y और z को कांस्टेंट मानते हुए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, तो माइनस साइन पहले ही लगा देते हैं बाहर, ये हो गया 2x y z क्यूब आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में इसे अगर डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है, x और z को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर z क्यूब j कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में किया जाए x और y को कांस्टेंट मानते हुए, तो z क्यूब का हो गया 3z स्क्वायर, तो हो गया 3x स्क्वायर y z स्क्वायर k कैप, ठीक है ना। हो गया होगा सबका। सिमिलरली मैं ऐसे कर देता हूं, x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2x z क्यूब प्लस y स्क्वायर z का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया आई कैप प्लस j के रिस्पेक्ट में अगर आप करोगे तो x स्क्वायर z क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो यहां से हमें मिलेगा 2yz j कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 3z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस z के रिस्पेक्ट में इसका आ जाएगा y स्क्वायर k कैप। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? आखिरी पार्ट का देखो, एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा वाई जेड प्लस एक्स क्यूब वाई का आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड का आ जाएगा एक्स जेड प्लस एक्स क्यूब, ये हो गया जे कैप प्लस जेड के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड का आ जाएगा एक्स वाई और एक्स क्यूब वाई का आ जाएगा 0 के कैप। तो अगर हमें कहीं पे पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है तो सिंपली हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकाल सकते हैं। जिस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से फोर्स निकालते थे, वैसे हम पोटेंशियल के फंक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। कोई डाउट? क्या किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी तक हमने बस क्या देखा है कि एक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पी डॉट ई, जहां पे अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। उसके बाद हमने देख लिया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, यानी E बराबर माइनस dV बाय ds। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसे फ्लक्स पे कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, वैसे एनर्जी डेंसिटी पे भी कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट करती है, अगर हमसे ये पूछा जाए, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में किसी भी रीजन में स्टोर हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर हम कह सकते हैं कि उस रीजन में कुछ एनर्जी स्टोर्ड है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को आप बोलते हो एनर्जी डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। आगे हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आएगी, यानी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ रीजन, ठीक है ना। तो याद रखना है कि आपको अगर किसी रीजन के अंदर किसी पॉइंट पर, जैसे मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है E, तो यहां पर एनर्जी डेंसिटी जो होगी उसकी वैल्यू होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E जहां पे क्या है, E है उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डेरिवेशन अगर आप पूछो तो इसका डेरिवेशन आता है कैपेसिटर्स चैप्टर में, तो वहीं पे हम करेंगे, ठीक है।
अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है कि किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सॉरी वहां पे क्या हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई तो उस पॉइंट पे एनर्जी डेंसिटी हो जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो सिंपली अगर कोई पूछे कि किसी रीजन में एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए मैं फॉर्मूला सिंपली यूज कर सकता हूं। एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि सबको समझ आ रहा है, लॉजिकल है एकदम। किसी भी रीजन में टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी एनर्जी की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कैसे सॉल्व किया जाएगा ऐसे सिंपली। मान लो कि आपको बोला जाए कि हमारे पास एक लार्ज कंडक्टिंग शीट है, ठीक है ना, जिसका चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। लार्ज कंडक्टिंग शीट, और इसके पास सामने एक क्यूब रखा हुआ है जिसकी साइड ए है। तो इसके अंदर टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? तो आपको पता है कि किसी भी लार्ज कंडक्टिंग शीट के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये शीट है। ठीक है ना, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी, आप सिंपली कह सकते हो कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हो गई एनर्जी डेंसिटी, और इनटू क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब। ठीक है ना, तो ये हमें मिल जाएगा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द क्यूब। इस एग्जांपल में किसी को डाउट है? नहीं। अभिनव, तुम्हारा डाउट है, कैन यू रिपीट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है ना, अगर कहीं पे चार्ज स्टोर है इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड है। आपने देखा है बैटरी वगैरह क्या स्टोर करते हैं, एनर्जी ही तो स्टोर करते हैं। हम सेल लाते हैं, रिमोट में डालते हैं, रिमोट चलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड होगी, आप जो सेल लाते हैं उसमें केमिकल फॉर्म में स्टोर्ड होती है। वैसे ही हम कुछ डिवाइसेस बनाएंगे, जैसे कि आगे कैपेसिटर आएगा, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोल देते हैं एनर्जी डेंसिटी। हाँ, रुद्रायन, तुम्हारा डाउट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ एक्स हो, वो आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा तुम्हें। ऑब्वियसली मैंने सबसे इजी क्वेश्चन जो हो सकता था वो एग्जांपल में बताया है सबसे पहले। ठीक है, सबको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो यही आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर चैप्टर, तब मैं बताऊंगा कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है इन कैपेसिटर। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब। ठीक है, दो पार्ट मैंने दिए। पहला पार्ट है जिसमें कि कंडक्टिंग प्लेट है, प्लेट, और यहां पे उसके सामने एक क्यूब है साइड ए का। ठीक है ना, और उसके राइट साइड में एक आपके पास लार्ज शीट है जिसपे सिग्मा है माइनस सिग्मा, और इसका चार्ज पर यूनिट एरिया है प्लस सिग्मा, और प्लेट जो है वो कैसी है, कंडक्टिंग है। तो आपको इस क्यूब के अंदर टोटल स्टोर्ड एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, एक तो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट और एक लार्ज कंडक्टिंग शीट। तो दोनों की वजह से आपको नेट फील्ड लिखनी पड़ेगी।
और रुद्रायन का आंसर आया 3 सिग्मा ए की पावर 3/4। 3 सिग्मा ए क्यूब बाय 4 होगा शायद। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो यहाँ पे। कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो राइट की तरफ होगी क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। और शीट पे चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक खुद की तरफ बनाएगा और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड जो राइट की तरफ हो गई वो हो गई 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी स्टोर्ड को हम सिंपली कह सकते हैं हाफ, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये हो गई एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो कि है ए क्यू। ठीक है ना। ये हमें मिल जाएगा कितना, 9 सिग्मा स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। किसी को कोई डाउट? किसी का भी मैच क्यों नहीं कर रहा है आंसर? ई कैसे निकाला? ई कैसे निकाला बेटा? आप फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हो शायद। फॉर्मूले याद करने हैं भाई। कंडक्टिंग प्लेट के लिए फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग शीट के लिए क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों मिलके कितना हो गया? सिंपल क्वेश्चन है, उसका भी आंसर किसी का मैच नहीं किया। बी पार्ट में अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज दिया हुआ है +2q और बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज दिया है आपको -q। तो आपको बताना है कि इनके बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली होगी प्लस से माइनस की तरफ, तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी इनके बीच में। ठीक है, तो अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा होगा? क्या बाहर वाला स्फीयर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा? तो हमें पता है किसी भी कंडक्टिंग शेल के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो ये वाला स्फीयर अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से जनरेट हो रही है, इस अंदर वाले स्फीयर की वजह से। ठीक है, आपको इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी बतानी है। क्या करेंगे हम, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से अलग होगी, तो आप किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का एक हॉलो शेल कंसिडर कर लो। ठीक है ना, उसमें छोटी सी एनर्जी लिख देते हैं। छोटी सी एनर्जी कितनी आएगी, डीई, वो हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट, आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्फीयर की वजह से वो हो जाएगी के क्यू, उस पर चार्ज है 2q बाय आर स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू यहाँ पे वॉल्यूम। ये जो हमने हॉलो शेल कंसिडर किया है कितनी थिकनेस का, डी आर थिकनेस का, आर रेडियस पे, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगा सरफेस एरिया, यानी कि 4πr² और इंटू थिकनेस डी आर। इसे ही हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, आर से लेके 2r तक, वो हमें दे देगा एनर्जी। देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर 4q² बाय आर स्क्वायर 4π dr। ठीक है ना, आर से लेके 2r, कर दो इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर 2q² 4π इंटीग्रेशन 1/r² dr, आर से लेके 2r तक। ये हमें मिल गया कितना, -1/r, यानी कि 1/2r हमें मिल जाएगा। तो 2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर को लिख देते हैं 1/16π² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर q स्क्वायर 4π 1/2r। ठीक है,
तो वो आ रहा है के क्यू स्क्वायर, सॉरी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है,